आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे जिले की जो उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जहां सबसे कम विधानसभा सीटें हैं तथा यहां विश्व प्रसिद्ध मंदिर व ताल भी स्थित हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंपावत की। नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेगी जी क्लासेस में। तो साथियों, आज हम जानेंगे चंपावत को और हम इसको दो पार्ट्स में जानेंगे, पार्ट 1 तथा पार्ट 2। पार्ट 1 में हम जानेंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ की विधानसभा सीटें, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनजातियाँ तथा यहाँ की भौगोलिक स्थिति को। तथा हम दूसरे वीडियो चंपावत पार्ट 2 में जानेंगे यहाँ के प्रमुख स्थान, यहाँ के मंदिर, यहाँ के मेले तथा यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये वीडियो शुरू करते हैं चंपावत के इतिहास के साथ। इस चंपावत जिले का नाम आपको कहीं कहीं पर चंपावती भी मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक चंपावती नदी बहती है, जिस कारण इस जगह का नाम चंपावती भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और कहानी है जिसके कारण कहा जाता है कि इस जगह का नाम चंपावत पड़ा। ये जो चंपावत जिला है, इसका नाम चंपावत यहाँ की एक राजकुमारी चंपावती के नाम पर पड़ा है। वे राजा अर्जुन देव की बेटी थी। इन्होंने ऐतिहासिक समय में इस क्षेत्र पर शासन किया था और इनकी ही राजधानी चंपावत हुआ करती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र का नाम स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए कुर्मा अवतार लिया था, कुर्मा यानी कछुए का अवतार, तो वे इस क्षेत्र में 3 साल तक खड़े रहे थे और जिस शिला पर भगवान खड़े थे वो शिला कुर्म शिला कही जाने लगी और इस कुर्म शिला के नाम से आसपास की पहाड़ियां कुर्मांचल तथा वन कुर्म वन के नाम से जाने जाने लगे। इन्हीं कारणों से कुमाऊं नाम की भी उत्पत्ति हुई। ये जो कुमाऊं नाम है, ये धीरे धीरे कुर्मशिला, कुर्मांचल और इन सब से विकृत होके ही कुमाऊं क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र में सबसे पहले जिस शासक के होने के प्रमाण मिले हैं वे हैं कुड़िंद शासक, क्योंकि यहाँ से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर कुड़िंद शासकों का नाम पाया गया है। इसके बाद यहाँ पर कत्यूरी शासकों ने कुमाऊं पर राज किया था तथा इस क्षेत्र के कुछ भागों पर उनका अधिकार था। इसके बाद यहाँ पर आए चंद शासक और इन चंद शासकों में से ही एक शासक थे सोमचंद। इन्होंने यहाँ पर राजबुंगा किले का निर्माण कराया और बाद में इस किले का नाम चंपावत हो गया। और इसके अलावा वायु पुराण में भी चंपावत का नाम मिलता है। वायु पुराण में चंपावत का नाम चंपावतपुरी के नाम से मिलता है, जो कि नागवंशीय 9 राजाओं की राजधानी थी तथा कहीं कहीं पर इसका प्राचीन नाम कुमू भी मिलता है तथा यहाँ पर काली नदी होने के कारण इसे कुमू काली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये राजा सोमचंद थे, उनके पोते इंद्रचंद ने नेपाल से काली कुमाऊं में रेशम के कीड़े का आयात प्रारंभ करवाया था। 1725 तक यहाँ चंद शासकों का शासन रहा था। फिर 1726 में चंद शासकों के एक मंत्री ने देवी चंद की हत्या कर दी थी। इसके बाद गौड़ा बिष्ट ने पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। इसके अलावा यहाँ की जानकारी ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में बाघों की हत्या के बारे में इस स्थान की जानकारी दी है। ये जो चंपावत इलाका है, ये 953 से लेकर 1563 तक चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रही थी और इस क्षेत्र पर चंदवंश का ही सबसे अधिक प्रभाव रहा था। इसके बाद जब दिसंबर 1915 में अंग्रेजों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया, तब यह क्षेत्र भी उनके कब्जे में आ गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को यह क्षेत्र स्वतंत्र हो गया और इसके बाद जिले के रूप में इसे मान्यता 15 दिसंबर 1997 को मिली। इससे पहले चंपावत पिथौरागढ़ जिले का ही एक तहसील हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था चंपावत का इतिहास और अब हम जानेंगे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को। अब जानते हैं चंपावत की प्रशासनिक व्यवस्था को। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की विधानसभा सीटों की। यहाँ पर विधानसभा की केवल 2 ही सीटें मौजूद हैं, एक है चंपावत और दूसरी है लोहाघाट।
तथा ये चंपावत उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला भी है। इसके अलावा 2 और जिले हैं उत्तराखंड में जिनमें केवल 2 ही विधानसभा की सीटें हैं। एक है बागेश्वर और दूसरा है रुद्रप्रयाग। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे स्थित तहसीलों की, तो यहाँ चंपावत में 5 तहसीलें मौजूद हैं। पहली है चंपावत, दूसरी है पाटी, तीसरी है पूर्णागिरी, चौथी है लोहाघाट तथा 5वीं है बाराकोट। तथा यहाँ पर केवल 4 ही ब्लॉक स्थित हैं। वे हैं चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट तथा पाटी। और अगर यहाँ पर देखा जाए वनों का प्रतिशत, तो यहाँ पर वनों का भी काफी अच्छा प्रतिशत है। यहाँ पे वनों का प्रतिशत 67.04% है। तो अब जान लेते हैं यहाँ की जनसंख्या के बारे में। तो जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 2,59,648 है, जो कि उत्तराखंड राज्य की 2.57% है। तथा यहाँ का लिंगानुपात 980 है, जो कि कह सकते हैं कि इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन अन्य जिलों में ठीक ही है। अब अगर देखा जाए यहाँ की साक्षरता, तो साक्षरता के मामले में चंपावत की 79.83% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें 91.61 तो पुरुष हैं तथा 68.5% महिलाएं हैं। अब यहाँ पर जनसंख्या से जुड़े कुछ और आंकड़े भी जान लेते हैं। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार यहाँ पे जो एससी जनसंख्या है वो 47,383 है तथा यहाँ पर एसटी जनसंख्या 1,339 है। और अगर अब देखा जाए धर्म आधारित जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर हिंदू आबादी 96.12% है, मुस्लिम आबादी 3.35% है, ईसाई आबादी 0.34% है तथा सिख आबादी 0.13% है। इसके अलावा अन्य धर्मों का यहाँ पर प्रतिशत बहुत ही कम है। अब इसके बाद जानते हैं चंपावत की भौगोलिक स्थिति को। चंपावत जिला 1,766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला भी है। अब यहाँ पर मैप में देखते हैं कि चंपावत की सीमा किन किन जिलों को छूती है। तो चंपावत जिले की सीमा उत्तर में अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ को स्पर्श करती है और पश्चिम में नैनीताल को, दक्षिण में उधम सिंह नगर को तथा पूरब में नेपाल को स्पर्श करती है। तो ये जो चंपावत है इसकी सीमा 4 जिलों तथा एक देश नेपाल इसको स्पर्श करती है। अब जानते हैं चंपावत की नदियों के बारे में। वैसे तो चंपावत में छोटी बड़ी कई नदियां बहती हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख है वो है काली नदी। ये जो काली नदी है ये कालापानी नामक एक स्थान है नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर, वहां से निकलती है और वहां से निकलकर भारत तथा नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए पिथौरागढ़ से चंपावत में प्रवेश करती है। और ये नदी चंपावत के पूर्णागिरी धाम के पास स्थित बरमदेव मंदिर के पास से होते हुए नेपाल में प्रवेश करती है। और यहीं से इस काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काली नदी का दूसरा नाम क्या है। तो ये चंपावत के बॉर्डर के बाद काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। इस काली नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में श्यामा नाम से मिलता है, लेकिन इस नदी को पवित्र नहीं माना गया है। इसके अलावा काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी काला पानी से लेकर टनकपुर तक की लंबाई 252 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड की अन्य नदियों में सबसे अधिक है। और इस काली नदी पर ही भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पंचेश्वर डैम भी प्रस्तावित है, जो कि भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। 1996 में नेपाल तथा भारत के बीच एक संधि हुई थी और यहाँ 6,840 मेगावाट बिजली बनाना प्रस्तावित है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि टिहरी डैम 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न कर सकता है और ये पंचेश्वर डैम टिहरी डैम से लगभग 2.5 गुना बड़ा तथा 3.5 गुना अधिक बिजली उत्पन्न करेगा। तथा इस परियोजना से चंपावत, पिथौरागढ़ तथा नेपाल मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ के प्रमुख तालों के बारे में। यहाँ पर 2 ही प्रमुख ताल हैं,
एक है झिलमिल ताल, दूसरा है श्यामला ताल। तो हम पहले जानते हैं झिलमिल ताल को। चंपावत में टनकपुर से सटे ब्रह्मदेव मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झिलमिल ताल। और इस ताल के बारे में एक मान्यता यह है कि यह झील दिन भर में 7 बार रंग बदलती है। और इसके साथ ही इसका एक धार्मिक महत्व भी है। यहाँ के पुजारियों का मानना है यहाँ पूर्णागिरि इसी झील में स्नान किया करती थी। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पांडवों ने प्यास बुझाने के लिए इस झील की उत्पत्ति की थी। इस झील का आकार गोल है तथा यहाँ के जल का रंग नीला रहता है, लेकिन रंग समय समय पर बदलता रहता है। इसके बाद जानते हैं दूसरे ताल श्यामला ताल को। चंपावत में स्थित यह ताल 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है और यह ताल टनकपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये ताल है ये प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये एक बेहद ही खूबसूरत ताल है। और साथ ही साथ इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। इसके अलावा इसके आसपास कुछ छोटे ताल भी मौजूद हैं, जैसे कि सूखा ताल, नाग ताल तथा स्वामी ताल। ये सभी ताल भी इसके आसपास छोटे ताल हैं जो ये भी मौजूद हैं। इसके अलावा साथियों, मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कभी भी अगर वक्त मिले कभी घूमने का, तो आप उत्तराखंड की ऐसी खूबसूरत जगहों पर घूमने के लिए जरूर जाएं। और इसी ताल के एक किनारे पर स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। यहाँ चंपावत में विवेकानंद जी 1901 के दौरान यहाँ पर आए थे। उनके एक शिष्य थे कैप्टन सेवियर। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को सांत्वना देने वे मायावती आश्रम में आए थे और इसी दौरान वे श्यामला ताल भी आए थे। तथा इस श्यामला ताल के पास ही झूला मेले का आयोजन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झूला मेला का आयोजन कहाँ पर होता है। वो होता है श्यामला ताल के पास। ये तो थी चंपावत से जुड़ी कुछ जानकारियां। अब मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें पहला पॉइंट है कि चंपावत में छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है टनकपुर में, जो कि चंपावत में ही पड़ता है। इसके अलावा चंपावत में ही जड़ी बूटी विपणन केंद्र भी स्थित है, जो कि टनकपुर में ही पड़ता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब आज के 3 प्रश्न आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपके अगर कोई सुझाव हो या हमसे आप कोई हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के 3 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, चंपावत जिला किस जिले से पृथक करके बनाया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, चंपावत की सीमा किन किन देशों को स्पर्श करती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, काली नदी की उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है। सो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नेगी जी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड से जुड़ी हर जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने चैनल को थोड़ा बड़ा करने की सोच रहे हैं। इसके लिए अब हमने अपना एक ब्लॉग या जिसे एक वेबसाइट भी कह सकते हैं बना ली है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड जीके तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं negijclasses.blogspot.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, आप वहां पर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज नेगी जी क्लासेस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको उत्तराखंड तथा वर्ल्ड से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, स्टडी मटेरियल PDF के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो चंपावत पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।